वाकई गुलामों के साथ क्या सलूक करते थे, एक ऐसी तारीख जो कम ही बयान की जाती है। जब भी वाइकिंग्स का जिक्र आता है तो जहन में लंबी कश्तियों पर सवार जंगजू, हाथों में कुल्हाड़ियाँ, समुद्री तूफानों को चीरते हुए हमलावर और यूरोप के साहली शहरों पर धावा बोलते जंगजुओं की तस्वीर उभरती हैं। लेकिन वाइकिंग तहजीब का एक ऐसा पहलू भी है जिस पर निस्बतन कम बात होती है, और वो है गुलामी का निज़ाम। 8वीं सदी से 11वीं सदी ईस्वी तक शुमाली यूरोप में वाइकिंग माशरा न सिर्फ तिजारत, समुद्री मुहिम जोई और जंगों के लिए मशहूर था, बल्कि गुलामों की खरीदो फरोख्त भी इसकी मईशत का एक अहम हिस्सा थी। वाइकिंग जुबान में गुलाम को थ्राल कहा जाता है, और एक थराल की जिंदगी मुकम्मल तौर पर इसके मालिक की मर्जी के ताबे होती थी। सवाल यह है कि ये गुलाम कहाँ से आते थे। ज़्यादातर गुलाम इन इलाकों से लाए जाते थे जहाँ वाइकिंग हमले करते थे। इंग्लिस्तान, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस, बाल्टिक रियासतें और मशरकी यूरोप के स्लावी इलाके गुलामों का बड़ा जरिया थे। जब कोई बस्ती फतह होती तो सोना, चांदी और कीमती सामान के साथ मर्द, औरतें और बच्चे भी कैदी बना लिए जाते। इनमें से बहुत से अफराद को बाद में गुलाम बनाकर फरोख्त किया जाता। तारीखी शवाहद बताते हैं कि वाइकिंग गुलामों की तिजारत सिर्फ स्कैंडिनेविया तक महदूद नहीं थी। वो गुलामों को मशरकी यूरोप के दरियाई रास्तों से लेकर बाज़ंतीनी सल्तनत और इस्लामी दुनिया की मंडियों तक फरोख्त करते थे। इस दौर में इंसानी तिजारत एक मुनाफा बख्श कारोबार समझी जाती थी, और बाज़ हिस्टोरियंस के मुताबिक गुलाम कई दफ़ा चांदी से भी ज़्यादा कीमती तिजारती असासा तस्वर किए जाते थे। लेकिन हर गुलाम जंगी कैदी नहीं होता था। नॉरस कवानीन के मुताबिक बाज़ अफराद कर्ज अदा ना कर सकने की सूरत में गुलाम बन सकते थे। कुछ मुजरमों को सज़ा के तौर पर एक मखसूस मुद्दत के लिए गुलामी में भेजा जाता था। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स चोरी करता तो अदालत उसे इस शख्स का गुलाम बनने की सज़ा दे सकती थी जिसे इसने नुकसान पहुंचाया था। आसार कदीमा भी इस निज़ाम की तस्दीक करते हैं। स्वीडन के कदीम शहर बिरका और डेनमार्क के अहम तिजारती मरकज़ हेडेवे में गुलामों की तिजारत के शवाहद मिलते हैं। यहाँ से लोहे के तोक, जंजीरें और बेड़ियाँ दरियाफ्त हुई हैं, जो इस बात की निशानदही करती हैं कि बाज़ गुलामों को फरार से रोकने के लिए बांध कर रखा जाता था। गुलामों की रोज़मर्रा ज़िंदगी इनके मालिक पर मुनहसर होती थी। ज़्यादातर मर्द गुलाम खेती बाड़ी, जंगलात की सफाई, मवेशी पालने, तिजारती काम और कश्ती साजी जैसे सख्त जिस्मानी काम करते थे। घरेलू गुलाम खाना पकाने, सफाई, लकड़ियाँ जमा करने, पानी लाने और दीगर घरेलू जिम्मेदारियाँ निभाते थे। ख़वातीन गुलामों की हालत अक्सर ज़्यादा मुश्किल होती थी। इन्हें घरेलू खिदमत के अलावा अपने मालिक की दाश्ता या जिनसी इस्तेहसाल का निशाना भी बनाया जा सकता था। इस हवाले से मुतअद्दिद तारीखी रिवायात मौजूद हैं। अगरचे तमाम मामलात एक जैसे नहीं थे, तमाम गुलाम एक ही दर्जे के नहीं होते थे। कुछ गुलाम अपनी काबिलियत, दयानत और महारत की वजह से निस्बतन बेहतर मुकाम हासिल कर लेते थे। ऐसे अफराद को बाज़ इलाकों में भृति कहा जाता था। इन्हें खेतों, जायदादों या तिजारती मामलात की निगरानी सौंपी जा सकती थी। बाज़ को कारोबार करने या हुनर के ज़रिए आमदन हासिल करने की इजाज़त भी होती थी, लेकिन इस कमाई का एक हिस्सा मालिक को देना ज़रूरी होता था। इसी आमदनी से बाज़ गुलाम अपनी आज़ादी खरीदने में कामयाब हो जाते थे। जब कोई गुलाम आज़ाद हो जाता तो उसे लेसिंगी कहा जाता था, लेकिन आज़ादी हासिल करने के बावजूद वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद शहरी के बराबर नहीं समझा जाता था। नॉरस माशरे में आज़ाद मर्द को कार्ल कहा जाता था, जबकि सबसे ऊंचा तबका रैसोल जराल का था। लेसेंगी को अब भी अपने साबिक मालिक से वफादारी का ताल्लुक बरकरार रखना पड़ता था। अगर इसकी औलाद ना होती तो बाज़ कानूनी रिवायात के मुताबिक इसकी जायदाद दोबारा साबिक मालिक के पास जा सकती थी। इस तरह गुलामी ख़त्म होने के बाद भी बाज़ समाजी फ़र्क पूरी तरह ख़त्म नहीं होते थे। एक सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है कि क्या वाकई वाइकिंग अपने गुलामों को मजहबी कुर्बानी के तौर पर भी पेश करते थे। ये तारीख का एक दिलचस्प मगर मुतनाज़ा मौजू है। वाइकिंग मजहब में देवताओं के लिए कुर्बानी की रसूमात को ब्लूट कहा जाता था।
عام طور پر ان رسومات میں جانور، خوراک، مشروبات یا دیگر قیمتی اشیاء پیش کی جاتی تھی تاکہ اچھی فصل، جنگ میں کامیابی یا قدرتی آفات سے حفاظت کی دعا کی جا سکے۔ چند قرون وسطیٰ کے مورخین، خصوصاً جرمن مورخ آدم آف بریمن نے دعویٰ کیا ہے کہ سویڈن کے مشہور اصالہ کے مندر میں ہر 9 سال بعد انسانی قربانی بھی کی جاتی تھی۔ ان کے مطابق بعض غلام بھی ان قربانیوں کا حصہ بنتے تھے۔ اسی طرح عرب سیاح احمد بن فضلان نے 10ویں صدی میں دریائے وولگا کے کنارے روس کے علاقے میں رہنے والے نورس تاجروں کے ایک تدفینی رسم بیان کی۔ ان کی روایت کے مطابق ایک طاقتور سردار کی وفات پر اس کی ایک غلام لڑکی نے رضاکارانہ طور پر اس کے ساتھ مرنے کی خواہش ظاہر کی، جس کے بعد اسے ایک مذہبی رسم کے طور پہ قتل کر کے اپنے مالک کے ساتھ دفن کیا گیا تاکہ وہ مرنے کے بعد بھی اس کی خدمت کر سکے۔ تاہم جدید مورخین ان تمام روایات کو احتیاط سے دیکھتے ہیں۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ انسانی قربانیاں اگر کبھی ہوئیں بھی تو وہ انتہائی غیر معمولی مواقع پر ہوئیں، نہ کہ روزمرہ مذہبی روایت کے طور پر۔ کئی ماہرین اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ بعض قرون وسطیٰ کے مسیحی مورخین نے نورس مذہب کو زیادہ وحشی ثابت کرنے کے لیے مبالغہ آرائی بھی کی ہو سکتی ہے۔ وقت کے ساتھ وائکنگ دنیا بدلنے لگی۔ 10ویں اور 11ویں صدی میں اسکینڈینیویا میں عیسائیت پھیلنا شروع ہوئی۔ نئے مذہبی اور قانونی نظام نے غلاموں کے بارے میں معاشرتی رویوں کو تبدیل کیا۔ اگرچہ غلامی فوری طور پر ختم نہیں ہوئی، لیکن اس کی اہمیت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ بالآخر 12ویں اور 13ویں صدی تک ناروے، ڈنمارک اور سویڈن میں غلامی کا روایتی نورس نظام تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ آج وائکنگز کو اکثر صرف بہادر ملاح یا جنگجو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ وہ ماہر تاجر بھی تھے، آباد کار بھی، قانون بنانے والے بھی، اور اپنی تہذیب کے اچھے اور برے دونوں پہلو رکھتے تھے۔ غلامی کا نظام انہی تاریک پہلوؤں میں سے ایک تھا جس نے ہزاروں انسانوں کی زندگیاں متاثر کی۔ تاریخ کا مطالعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بر عظیم تہذیب کے روشن پہلوؤں کے ساتھ کچھ سائے بھی ہوتے ہیں۔ وائکنگ کی سمندری مہارت، تجارت اور جرت اپنی جگہ، لیکن ان کے غلامی کے نظام کو بھی اسی دیانتداری سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ ماضی کی تصویر مکمل اور متوازن انداز میں ہمارے سامنے آ سکے۔